हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे वो क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4। ठीक है, इसके पहले मैंने 3 पार्ट करा रखे हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं 2 आइडियाज़ ऑफ मिडिल क्लास। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 1750 में जो फ्रांस सोसाइटी का डिवीज़न था वो किस में था, और वो था किसमें, पीजेंट्री और ऑटोक्रेसी। ठीक है, और आगे चल के फिर क्या तीसरी कौन सी सोसाइटी बनी, एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास की सबसे पहले तो आइडिया था नेशन स्टेट का। ठीक है ना, नेशन स्टेट क्या होता है, जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन और कॉमन प्लेस। ठीक है, और गवर्नमेंट विद एग्रीमेंट, ये उनका पहला आइडिया था नेशन स्टेट का। ठीक है, और दूसरा आइडिया उनका क्या था, लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म को आप समझिए, नेशन स्टेट तो पता है आपको, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नेशन स्टेट का आइडिया भी था और दूसरा उनका आइडिया था लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, अब लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है तो वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिबरल नेशनलिज्म में हम सबसे पहले जो उन्होंने लिबरल नेशनलिज्म में बात उन्होंने की वो की एंड ऑफ मोनार्ची सिस्टम। अब उन्होंने कहा कि जो ये मोनार्ची सिस्टम चल रहा है इसका एंड हो जाना, इसका ख़त्म हो जाना। ठीक है, ये लिबरल नेशनलिज्म का उनका पहला पॉइंट था। दूसरा उन्होंने कहा इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर ऑल। इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, कोई कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे, मतलब कहीं भी कुछ भी करे, इंडिविजुअल फ्रीडम सबको होनी चाहिए। ठीक है, और उनका जो थर्ड था वो था गवर्नमेंट विथ एग्रीमेंट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई भी आके हम पे रूल कर रहा है, या कोई भी गवर्नमेंट, मतलब कोई भी राजा या कोई भी हम पे रूल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट विथ एग्रीमेंट। जो गवर्नमेंट बने वो हमारी सहमति से बने। ठीक है, ये उन्होंने कहा। एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड प्रिविलेजिंग कस्टम। उन्होंने कहा जो भी ऑटोक्रेटिक रूल हैं, ठीक है ना, ऑटोक्रेटिक रूल क्या है, जो चर्च की पावर थी। ठीक है, और जो भी प्रिविलेजिंग कस्टम, मतलब जैसे चर्च थर्ड स्टेट वालों को टैक्स नहीं लग रहा था, चर्च के पोप्स की जो मज़ा थी, मतलब वो सब ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना, इक्वालिटी आ जानी चाहिए सोसाइटी में, मतलब जो ऐसा पहले जो भी प्रिविलेजिंग कस्टम थे उन सबको ख़त्म होना चाहिए। और उन्होंने जो कहा, एक बात और कही, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है ना, उन्होंने बोला एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पूरे जितनी भी कंट्री हैं उन सब में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के आधार पर, मतलब उसी के बेस पे सब कुछ चलता है पूरे जैसे कोई भी कंट्री है उसी के बेस पे सब कुछ चलता है, पूरी कंट्री उसी के बेस पे रन करती है, तो वैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, तो और इसके बाद उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। फिर उन्होंने बोला लास्ट में इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक, अब इनने इतने सारे आइडियाज़ दिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी थी। ऐसा नहीं था कि आइडिया दिए तो ये सब पूरे हो गए, ये पूरे हो सकते थे। अब आपने देखा होगा जहाँ भी, मतलब कुछ भी ऐसा होता नहीं है कि कोई भी जगह पे कुछ प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे भी राइट 2 प्रॉब्लम थी। मेजर 2 प्रॉब्लम क्या थी, एक तो इनने बोला था इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम। तो यहाँ पे पहली ही प्रॉब्लम थी कि मैन हु अबव 21 ईयर ओनली राइट टू वोट। ठीक है ना, अब उन्होंने तो बोला था इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब भाई इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे जो मैन थे उन्हीं को बस वोट देने मिल रहा था, ह्यूमन की तो बात ही नहीं हो रही थी। तो एक प्रॉब्लम उनकी थी। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम थी उनकी स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रक्शन। अब स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रक्शन मतलब जो भी स्टेट टू स्टेट टैक्स ले जाने पे हम मतलब जो भी सामान का लाने पे जो भी टैक्स लग रहा था वो स्टेट टू स्टेट अभी भी टैक्स लग रहा था। ठीक है ना, और फिर इसके बाद अब ये तो इनकी प्रॉब्लम्स थी। अब होता क्या है, अब होता है 1834। क्या होता है 1834 में, ये डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, एमसीक्यू में ये आ सकता है कि कस्टम यूनियन कब फॉर्म हुई थी। ठीक है ना, तो कब फॉर्म हुई थी, 1834 कस्टम यूनियन फॉर्म हो गई। नाम क्या था, जॉल्वरिन। ये राइट एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता था, कस्टम यूनियन का नाम क्या था। ठीक है ना, तो क्या नाम था, जॉल्वरिन। ठीक है ना, अब भाई ये स्टार्ट किसने किया था, ये स्टार्ट किया था पर्सिया ने। ठीक है ना, ये स्टार्ट किया था किसने, पर्सिया ने। फिर आगे चल के आफ्टर द स्टार्ट सम जर्मन नेशन,
आर ऑल्सो स्टार्ट, ठीक है ना। आगे चल के कुछ जर्मन नेशन थे वो इसमें ज्वाइंट हो गए और ने ये चीज़ें स्टार्ट कर ली, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब भाई कस्टम यूनियन बनी तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई बन गई अब कुछ हो नहीं रहा, कुछ काम मतलब उससे क्या वर्क किया उसमें, ठीक है ना। तो व्हाट आर डूइंग कस्टम यूनियन, ठीक है ना। क्या किया कस्टम यूनियन ने, भाई देखते हैं क्या किया। सबसे पहले तो स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दिए। अभी मैंने बताया स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रिक्शन थे वो उसने अब हटा दिए, ठीक है ना। एक तो ये किया, मतलब बहुत अच्छी चीज़ की यार, ठीक है ना। और दूसरे ने किया कस्टम ये स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रिक्शन को आप ट्रेड बैरियर भी कह सकते हैं, उन्होंने ट्रेड बैरियर को भी हटा दिया। ये यहाँ पे ट्रेड बैरियर भी आप कह सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, रिड्यूस द नंबर्स ऑफ करेंसी 30 to 2। अब क्या किया भाई, 30 तरह के क्या चल रहे थे, रुपए चल रहे थे, 30 तरह के, सोच सकते हैं आप 30 तरह के रुपए चल रहे थे, उनको कम करके उसने कितना कर दिया, मतलब 30 में से उन्होंने 2 करेंसी बस, मतलब 30 में से उन्होंने करेंसी को 2 ही कर दिया, ठीक है ना। अब भाई क्या हुआ, मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको, अगर आपको याद होगा, नेपोलियन तो आ गया था, कब आ गया था 1799 पे, उसका राज कब तक चल रहा था 1850 तक। मैंने ये चीज़ बता दी होगी राइट, कि उसका जो राज था वो 1850 तक चला। अब भाई मैंने बोला था 1850 तक चला, ऐसा क्या हुआ कि उसका राज नहीं, मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ से चला गया फ्रांस से, या उसका राज कैसे चला गया, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होगी 1804 में क्या लाया था, नेपोलियन ने कोड लाया था जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। तो भाई 1850 में क्या हुआ कि नेपोलियन मतलब फ्रांस से चला गया, ठीक है ना। तो देखना पड़ेगा हुआ क्या भाई, 1850 में क्या हुआ भाई, पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, भाई 4 कंट्री आ गए, ठीक है ना। इनने क्या किया, अटैक इन फ्रांस, भाई ने फ्रांस पे अटैक कर दिया। भाई ये अकेला ये 4, पता होगा जीतेगा कौन, भाई ऑब्वियसली बात है भाई जीतेगा कौन, ये 4 कंट्री जीतेंगे ये, क्योंकि ये उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे। रसिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, ये ग्रेट पावर थे उस टाइम के, ठीक है। तो भाई इन्होंने फ्रांस को हरा दिया। कब हरा दिया भाई, 1850 में हरा दिया। भाई हराया भी इतने सारी कंट्री है, जब मतलब कंट्री तो नहीं कह सकते उस टाइम पे, ठीक है ना, जब इतने सारे मतलब इन स्टेट्स ने, मतलब नेशन स्टेट भी नहीं था, तो मतलब इतने सारे जब मतलब ये हुआ, जब इसको नेपोलियन को हराया तो मतलब उस वॉर को कुछ तो कहते होंगे, नाम तो होगा उस वॉर का कुछ, तो ये नाम है उसका, क्या उसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है ना। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया गया, ठीक है ना। अब भाई नेपोलियन जा चुका था फ्रांस से, अब भाई इन लोग का रूल है, तो अब ये भी कुछ अपना करेंगे। इनने क्या किया, आफ्टर विन ऑफ वाटरलू फॉलो द कंजर्वेटिज्म। मैंने बोला तो कुछ करेंगे भाई, कर रहे हैं ये कर रहे हैं, कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हैं। ये कंजर्वेटिज्म क्या होती है, रूढ़वादी है, मतलब पिछली जो भी मतलब नेपोलियन ने अच्छे काम किए थे या जो भी उन्हें चेंज लाए सोसाइटी में, वो सब इनने फिर से वापस लिया है। भाई बोले चेंज चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है ना, तो वो सब वापस ले आया। अब वापस क्या क्या ले आया भाई वो भी देखना पड़ेगा। एक तो मोनार्ची ले आया भाई, ठीक है ना, पावर ऑफ चर्च, भाई चर्च की पावर भी ले आए, और सोशल हेरिटेज भी ले आए। सोशल हेरिटेज का मतलब ये जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये भी ले आए, राइट। अब इसके बाद क्या होता है 1815, अब ये क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ वीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम और बोर्ड में तो आते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है भाई, ट्रीटी ऑफ वीना। अब ट्रीटी ऑफ वीना में होता क्या है, तो ये आप अच्छे से समझे, मैं इसके आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा वो एक बार आप अच्छे से उसको समझ लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बर्बन डायनेस्टी रीस्टोर इन फ्रांस। अब भाई ये बर्बन डायनेस्टी मतलब क्या है भाई, कौन सी बिस्किट आ गई है भाई, ये बिस्किट नहीं है, डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी, इसका जो रूलर था वो कौन है, लुइस 16, ठीक है ना। तो भाई लुइस 16 की जो भी डायनेस्टी थी उनको वापस ले आया भाई। वापस क्यों ले आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया क्या, उन्होंने क्या लाए, मोनार्ची ले आए। तो भाई मोनार्ची में कौन, लुइस 16 को वापस ले आए वो। अब भाई लुइस 16 को वापस ले आए, मतलब रिस्टोर कर दिया फ्रांस में ला के, ठीक है ना। अ सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप इन अ बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, भाई मतलब फ्रांस के अगल बगल इन्होंने क्या किए, छोटे छोटे सीरीज सेटअप कर दिए। भाई क्यों कर दिया ऐसा, भाई इसलिए कर दिया इन्हें कि आगे मतलब भाई फ्यूचर में जो भी फ्रांस है अपना एक्सपेंड ना कर सके,
उतना ही रह जाए भाई, बड़ा नहीं हो सकता इतना, ठीक है ना। ये किया उन्होंने। पोलैंड अंडर द रसिया, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है ना। पोलैंड रशिया के अंडर में आ गया, ठीक है ना भाई, पोलैंड मिल गया रशिया को। पर्सिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न टेरिटरी, भाई वेस्टर्न टेरिटरी का सपोर्ट, वेस्टर्न टेरिटरी मिल गई किसे, पर्सिया को, ठीक है भाई। और ऑस्ट्रिया वॉज कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली, भाई ऑस्ट्रेलिया है जो नॉर्थ इटली को कंट्रोल करने लगा। अब इन तीनों को तो मिल गया, ब्रिटेन को कुछ नहीं मिला, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ब्रिटेन को कुछ नहीं मिला। अब भाई इनने जो किया, इनने क्या नहीं किया, मतलब भाई इनने 5 चेंज तो लाए। अब भाई छठवां है जो जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय द नेपोलियन, भाई आपको पता होगा नेपोलियन ने 39 जर्मन वो जो भी स्टेट्स 39 स्टेट वाला आइडिया था उन उसको बस छोड़ दिया अंदर, लेफ्ट अनटच, मतलब इसको टच भी नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना भाई। उन्होंने बोला जो नेपोलियन ने ये किया था ये ठीक है, हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ये हो गया। अब भाई इसके बाद तो अपना जो यहाँ तक का टॉपिक है वो अपना ख़त्म होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना, एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है ना। और अगर समझ में आया, ठीक है ना, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए है, ठीक है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मैथ, साइंस और सोशल तो आपको पढ़ा ही रहा, तो ये आपको मैथ, साइंस, सोशल वीडियो भी मिल जाएगी।